ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने बात की थी किरचॉफ्स लॉज के बारे में। और आपको जो असाइनमेंट दिया था, मैंने ये बोला था कि आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। आप सब में से सिर्फ एक जने ने वो असाइनमेंट सॉल्व करके भेजा, बाकी किसी ने भी नहीं। मैं आई नो द रीजन? सर मैं आज भेज दूंगा। और बाकी लोग? सर लाइक सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। सर मैं भी आज भेज दूंगी। हाँ बेटा सर, आज आप लोग देखो, सुनो, आप लोग करके भेजोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किससे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और कितने क्वेश्चंस नहीं हुए। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वी कैन टेक अप कॉमन प्रॉब्लम्स इनिशियली, और उसके बाद फिर हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देखो होगा क्या, होता क्या है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क्स अच्छे आने में और पास होने में जो फर्क होता है, वो फर्क सिर्फ इतना है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। और कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया एक बार, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर, वो कोर्स खत्म करना नहीं है बेटा। हमारा मेन एम यहाँ पर है अच्छी स्कोरिंग करना। और अच्छी स्कोरिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करें। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, देता हूँ, ठीक है, माना कि वैसे वाले क्वेश्चन सभी बुक्स के अंदर हो सकते हैं, बट एक कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, एक पंक्चुअलिटी बनाने के लिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चंस मिले हैं और हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, और आप उनको करो, तो एक पंक्चुअलिटी क्रिएट होगी, एक कॉन्टिन्यूटी क्रिएट होगी। तो वो जो क्वेश्चंस है ना, वो करने से आपका कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। देखो, आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है, जनरली मैक्सिमम बच्चे एक ही बात बोलते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए और पढ़ने के लिए जो गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये कहता है कि आप जब भी कभी नई क्लास में आए, तो 2 टॉपिक्स, एटलीस्ट 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा रीड करके आए। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझ के आए, सिर्फ 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा रीड करके आए। पहली चीज, इससे होगा क्या, फायदा क्या है? फायदा बेटा ये है कि जब हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठे होगे, आपको ऑलरेडी उसके बारे में कुछ पता होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया होगा। अब जो नोशंस आपके दिमाग में बन चुके हैं, जो क्रिएट हो चुके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सही हों, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे गलत हों। ठीक है? तो जब टीचर आपको कराते हैं, तो आप जब उन सब चीजों को मैच करते हो कि मैंने जो पढ़ा था क्या मैं रिलेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो उस टाइम पर जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, सेल्फ स्टडी का मुझे कुछ फायदा हो रहा है, सेल्फ स्टडी से मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। ठीक है? तो जो मैंने पढ़ा, जो समझा, वही टीचर ने बोला। इट मीन्स कि दोनों बातें अपनी जगह पर मैच हो गई। पहला रूल होता है ये। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है बेटा, गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर द क्लास, जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास। क्लास कंप्लीट होने के आधा घंटा बाद तक आप, मतलब कहने का मतलब ये कि आप आधा घंटा जरूर लगाएं। क्लास कंप्लीट होने के इमीडिएटली बाद जो भी कुछ आपने पढ़ा है आज की क्लास में, जो भी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, उनके ऊपर आधा घंटा एटलीस्ट लगाएं। समझने की कोशिश करें कि जो भी कुछ क्लास में पढ़ाया गया, वो आपको कितना समझ में आया, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी। ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट, हाफ एन आवर बिफोर द लेक्चर, जो प्रीवियस क्लास में किया, ऑब्वियसली टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, तो जो प्रीवियस क्लास में किया वो आधा घंटा पहले जरूर पढ़ें। अब ये आपके ऊपर है।
मैं आधा घंटा कह रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए 15 मिनट सफिशिएंट हो, ठीक है, वो 15 मिनट के अंदर सारी की सारी रिवीजन कर ले। तो ये दोनों रिविजन्स हैं, ये रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट, डू अ लॉट ऑफ एनालिटिकल वर्क। एनालिटिकल वर्क का मतलब आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लर्निंग नहीं कह रहा मैं, न्यूमेरिकल्स। अब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो डेरिवेशन भी एनालिटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल भी एनालिटिकल पार्ट है। तो ये चार चीजें तो आपने करनी ही करनी है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली प्लेस योर क्वेरीज। आप अपनी क्वेरीज बहुत फ्रीक्वेंटली प्लेस करें, ठीक है। अब ये क्वेरीज कहां से आएंगी, ये लास्ट में इसीलिए लिखा क्योंकि ये चारों चीजें अगर आपने कर रखी होंगी तो आपकी क्वेरीज निकल के आएंगी। अगर आपने ये चारों चीजें नहीं फॉलो करी हैं तो क्वेरीज निकल के नहीं आएंगी, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, इवन आकाश में भी यही पांचों रूल्स सिखाए जाते हैं। हर बच्चे को ये बोला जाता है कि आप इसको फॉलो करो, ठीक है। तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन इन ड्यूरिंग द कोचिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, वहां पर भी ये 5 चीजें करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स, रिवीजन स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. आई होप कि आज से आप ये पांचों चीजें करनी शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा? यस Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। आज का जो नया टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक अगेन जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था उसी की एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब व्हीटस्टोन्स ब्रिज का प्रूफ हमें करना है आज। और व्हीटस्टोन्स ब्रिज किसकी एप्लीकेशन है? केवीएल केसीएल की, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ की। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने बहुत सरसरे तौर पर कैपेसिटर में भी सीखा था और यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चंस जब हमने रेजिस्टेंस वाले करे थे तो वहां पर भी उसके बारे में बात की थी। आज बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हीटस्टोन्स ब्रिज है क्या और फर्दर इसकी क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज जैसा कि हमें पता है, this is an arrangement of few resistances in a certain manner in which if the resistances are placed like this, ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं और यहां से आपने कुछ सप्लाई दी, प्लस माइनस पोटेंशियल V वोल्ट दिया। This is your R1, this is R2, this is R3, this is R4 and this is your R5, ठीक है। अब यहाँ पर R5 को बहुत सारी बुक्स में G से रिप्रेजेंट किया होगा और G का मतलब यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर। Now galvanometer is a component or a device or an instrument. In fact, it is not a component itself. It is an instrument which detects the presence of current in a certain wire, ठीक है, or in a certain circuit. अब इस सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस है या नहीं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं by placing a galvanometer. Now this R5 behaves like a galvanometer और इस R को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा। अब अप्लाई कैसे करोगे? यहां पर आपने केवीएल और केसीएल अप्लाई करना है। मान लें कि ये बैटरी है, यहां से कुछ करंट आई रिलीज हुआ तो इसमें करंट आई ही वापस आएगा ना। एंड दीज आर 2 नोड्स A, B, C and D. A and C are the nodes here. अब पॉइंट A पे करंट I पहुंचा और ये I यहां से कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट्स में। लेट यहां से करंट गया बेटा I1 और नीचे करंट चला गया I1 I माइनस I1, ठीक है। क्लियर है ये बात?
Yes, sir. Clear है. Yes, sir. अच्छा, अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये भी एक नोड है बी, यहां से भी दो ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट यहां से करंट निकल रहा है I टू द सबस्क्रिप्ट G, तो ये करंट हो गया I1 माइनस IG। क्लियर हो गया? तो यहां जो करंट पहुंचेगा वो पहुंचेगा I1 माइनस IG, ये IG नीचे आ रहा है, तो इस वाले नोड के ऊपर आपको दो करंट्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा। Yes, sir. एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट ऊपर से आ रहा है, तो इस नोड से जो नेक्स्ट ब्रांच में करंट जाएगा दैट विल बी I माइनस I1 प्लस IG, यही होना चाहिए। यस सर, I1 ही जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इस नोड सी पे देखो, दोनों करंट एंटर हो रहे हैं, ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG, नीचे से आ रहा है प्लस आ रहा है, इसलिए ऐड करेंगे I माइनस I1 प्लस ऑफ IG। अब ध्यान से देखना, IG से IG कैंसिल आउट हो गया। सर वो CD के बीच में I1 ही है ना करंट? CD के बीच में, सर CD। अच्छा CD के बीच में I माइनस I1 प्लस IG। ओके सर। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो नेट करंट आपके पास कितना बच गया बेटा? देखो सिर्फ I बच गया, तो I वापस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था करंट का, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली ओके। अब एक काम करो, यहां पर लूप आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले हमने लूप कंसिडर करा ए बी डी ए, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप मिल रहा है I1 R1। ठीक है, मिल रहा है बेटा, ए से बी पे ड्रॉप क्या मिल रहा है? I1 R1। ठीक है, Yes, sir. जब आप बी से डी पे जाओगे तो ड्रॉप क्या मिलेगा? IG इंटू R5। और जब आप डी से ए पे जाओगे तो ड्रॉप कितना मिलेगा बेटा? माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। इस लूप के अंदर ये जो हमने इक्वेशन बनाई, क्या ये इक्वेशन क्लियर है सबको? तमन्ना, इक्वेशन क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्या बार फिर से clear है? एक्सप्लेन कर दो। अच्छा बेटा, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, ए से लेके जब आप बी तक जाते हैं तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है बेटा? I इंटू आर, है ना? तो I1 R1 के थ्रू पास होगा तो ड्रॉप कितना मिलेगा? I1 R1। ठीक है बेटा, यस सर। अब आप B से D पे जा रहे हो क्योंकि लूप आपने लिया ABDA, यानी लूप की डायरेक्शन ये है ना? ऐसे चल रहे हो तो ये मिलेगा IG इंटू R5। नीचे से जब हम ऊपर आएंगे तो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो ड्रॉप कैसा हो जाना चाहिए? नेगेटिव हो जाना चाहिए। सो माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू R3। यस सर। तो यहां पर लूप कंप्लीट हो गया। इट मींस सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। यस सर। क्लियर है बेटा सबको ये इक्वेशन? मेलिसा क्लियर है? मामी? यस सर। नंदिनी बेटा क्लियर हो Yes, गया? यस। दीपिका क्लियर? Yes, sir. स्नेहा? यस सर। वैष्णवी क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभिमन्यु क्लियर है? तुम लेट आए थे थोड़ा सा। जी सर, मतलब अभी जितना हमने समझाया वो तो क्लियर है। चलो ठीक है, हाँ मतलब इससे ज्यादा अभी यहीं से स्टार्टिंग है। नकुल क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, I1 R1 प्लस ऑफ IG इंटू R5
इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे वाला लूप ले लो। दूसरे वाला लूप कहता है कि ऐसा चलते हैं, ठीक है, BDCB लूप BDCB। अब B से D की तरफ गए, D से C और C से B की तरफ। जब मैं B से D की तरफ आ रहा हूं तो मुझे ड्रॉप मिलेगा करंट की डायरेक्शन में, तो दिस इज IG इंटू R5। फिर हम D से C की तरफ जाएंगे बेटा, तो ये मिलेगा अगेन करंट की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा I माइनस I1 प्लस ऑफ IG इंटू R4। और जब हम C से B की तरफ जाएंगे तो वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ड्रॉप मिलेगा माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू R2, so which is equal to 0। तो बेटा I माइनस I1 प्लस ऑफ IG इंटू R4 is equal to प्लस ऑफ IG इंटू R5 is equal to I1 माइनस IG इंटू R3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. फिर वहाँ Yes, sir. R2 आएगा। हाँ R2 आएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज? व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि इफ potential at B is equal to potential at D, potential at B is equal to potential at D, तो VB माइनस VD जीरो हो जाना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाना चाहिए। Therefore IG is equal to 0। It means इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो IG है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये कंडीशन इन दोनों इक्वेशंस में अप्लाई कर दूं तो वन बिकम्स, तो मैं IG को जीरो कर रहा हूं यहां पर, दिस बिकम्स I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, IG को अगर जीरो कर दिया जाए तो ये बीच वाला फैक्टर खत्म हो गया, so we are left with I1 R1 equal to I minus I1 into R3। ध्यान से देखो एक बार और फिर बताओ, क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट पे आ जाओ। then 2 becomes, यहां से IG को जीरो करेंगे तो बेटा ये हो गया आपके पास I1 R2 is equal to I minus I1 R4। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गई। यहां से IG जीरो कर देंगे, इधर भी IG जीरो हो जाएगा और इधर भी IG जीरो हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. अब this is your third equation and this one is your fourth equation, dividing 3 by 4 क्या मिला? R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, जिसको कि आप ऐसा भी लिख सकते हो R1 upon R3 is equal to R2 upon R4। देखो जरा ध्यान से, R1 upon R3 is equal to R2 upon R4, यानी this part of the circuit is exactly balanced by the resistance of these parts, this part in fact। So these two resistance, the ratio of these two resistances is equal to the ratio of these two resistances, ठीक है? सर एक बार डिवाइड से रिपीट करना। हमने डिवाइड कर दिया बेटा I1 R1 को I1 R2 से, तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना? सर R1 ठीक है सर, वो आपने उधर लेके चले गए ना, फिर R1 में R2। हाँ, R1 का R2 को इधर ले गए, R3 को उधर ले आए।
ठीक है। Okay, sir. तो यहां से जब हमने बेटा इसको डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को I1 R1 अपॉन I1 R2, तो दिस बिकम्स R1 अपॉन R2, तो I1 I माइनस I1 अपॉन I माइनस I1 R3 R4 की रेशियो ली तो R3 बाय R4 आ जाएगा। जी। ठीक है बेटा स्नेहा, ठीक है। Yes, sir. तो ये रेशियो हमें मिल गई, यानी यहां से हमने प्रूव करा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर मान लिया कि ये रेजिस्टेंस, अब हम उल्टी बात कर रहे हैं। अभी हमने कहा कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता तो ये रेजिस्टेंसेस की रेशियो बराबर होती, बट अब हम कह रहे हैं कि ये रेशियो अगर रेजिस्टेंसेस की बराबर होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप एट दीज 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया ना? हाँ सर, क्लियर है। किसी Yes, को भी sir. कोई डाउट है बेटा अभी पूछ लो, क्योंकि इससे अगला टॉपिक इसकी एप्लीकेशन है और आपके क्लास 12th के 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। डेफिनेशन लिखवा दो। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन कुछ नहीं होती, इट इज अ कंडीशन, बट फिर भी लिखो आप। लिखो, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ Wheatstone bridge is an arrangement of four resistances used for measuring one of them in terms of the other three. Used for measuring one of them in terms of other three. अच्छा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की ना, हाँ जी बोले। So can you please repeat the definition once? Wheatstone bridge is an arrangement of measuring, Wheatstone bridge is an arrangement of four resistances used for measuring one of them in terms of other three. Yeah, okay, sir. ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक लिमिटेशन भी है, अब जनरली वाइवा में पूछ ली जाती है या फिर 1 या 2 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? लिखें, this method is unsuitable for the measurement of very low and very high resistances. Very low and very high resistances. तो पहली तो बात ये होगी कि सभी रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर में हो, यानी फ्यू टेंस ऑफ द ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू किलोज के अंदर नहीं होनी चाहिए, मींस फ्यू टेंस ऑफ ओम्स के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें भाई एक रेजिस्टेंस हमने 5000 ओम ले ली और एक रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 10 ओम्स,
ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सभी ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत लो रेजिस्टेंसेस भी ना हो और बहुत हाई रेजिस्टेंसेस भी ना हो, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. Okay. Now the next application is, which is very important, और आपका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोगों के कोर्स में है, that is Ohm's law। और Ohm's law हमने अपने जब हमने Ohm's law किया था तब डिस्कस कर लिया था, बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज दिस इज द टॉपिक जिसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से दो टॉपिक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के ही ऊपर बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट्स आपके कोर्सेज में हैं, यानी इन ऑल देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी 2 हैं पोटेंशियोमीटर पे एक्सपेरिमेंट्स और 2 ही आपके मीटर ब्रिज पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, और मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और मीटर ब्रिज को एक नाम और दिया जाता है स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को बेटा स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अब मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है क्या, प्रिंसिपल क्या है? अब जनरली ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज जनरली बच्चे बोलते हैं सर व्हीटस्टोन ब्रिज इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, प्रिंसिपल बताएं। तो प्रिंसिपल तो कुछ नहीं था व्हीटस्टोन ब्रिज का, अभी हमने बात की व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट अ कंडीशन, है ना। तो आप जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ओ सॉरी मीटर ब्रिज, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सॉरी मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लिख लो प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज लिखें, it works on the condition of Wheatstone's bridge। हर वो बच्चा जिसके पास पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज आएगा, क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपके पास इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के आने की, आउट ऑफ 12 4 तो यही है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो वाइवा भी आप सोच लो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा या इन टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही पूछता है। हर कोई एक्सटर्नल हर एग्जामिनर का ऑलमोस्ट सेम ही तरीका रहता है वाइवा लेने का, क्योंकि ऑल्दो कि जब हम वाइवा लेने जाते हैं तो हमारे लिए जितने भी बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अननोन कमोडिटी होते हैं। हमें नहीं पता कि वो बच्चे कैसे हैं, क्या हैं, कितनी उनकी नॉलेज है। तो जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जो वाइवा वॉस क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरली मीडियम लेवल के ही होते हैं, ठीक है, बहुत हाई फाई लेवल पे भी नहीं और बहुत जीरो लेवल पे भी नहीं जाके पूछे जाते। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो बच्चों का जवाब होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, तो बताओ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बता दो। तो एज सच कोई प्रिंसिपल नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द कंडीशन। क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. और कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के गैप्स के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। वो तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे ना? Yes, sir. ठीक है। अब मीटर ब्रिज होता कैसा है देखो ध्यान से। आपके पास एक वुडन बोर्ड होगा, इस वुडन बोर्ड के ऊपर एक वायर लगाई जाएगी, इस वायर की लेंथ होगी 100 मीटर, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर तो बहुत ज्यादा होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और वायर के दोनों फिक्स एंड्स को हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के साथ। याद रखना ये बैटरी लगभग 2 वोल्ट की होनी चाहिए,
not more than 2 volts. अब यहाँ पर आपके पास 2 स्लॉट्स होते हैं जो कि बिल्कुल खाली होते हैं, और इन दोनों स्लॉट्स में से एक स्लॉट में आपने लगाया एक रेजिस्टेंस, इधर आपने एक और रेजिस्टेंस लगाया, इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया X। अब बीच में एक स्लॉट होगा, इस स्लॉट को आप कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ, और इस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे एक जॉकी के साथ। जॉकी क्या होता है? एक स्लाइडर होता है, ठीक है? तो एक स्लाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब काम कैसे करेगा ये सर्किट, काम कैसे करता है? ये सब कुछ करने के बाद बेटा, अच्छा एक और बात बता दूं, थ्रू मेटल स्ट्रिप्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड होती हैं मेटल स्ट्रिप्स के साथ। ये यहां से कनेक्टेड है, ये यहां से कनेक्टेड है ऐसे, और ये यहां से कनेक्टेड होता है, ठीक है, मेटल स्ट्रिप्स के साथ। आपकी कनेक्शन तो चाहिए ना करंट के यहां तक जाने के लिए। ओके, ये जो जॉकी है ये फ्री एंड है, ये फ्री हवा में ऐसे घूमता रहेगा, आप कहीं पे भी छोड़ दो इसको। अब आपने क्या काम करना है? सबसे पहले ये सर्किट लगाने के बाद जॉकी को यहां लाके टच करना है ए पे। जब आप ए पे लेके आओगे तो जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल सेंटर में 0 होता है और नीडल हमेशा सेंटर पे रहती है। व्हेन गैल्वेनोमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट तो वो क्या शो करेगा? 0 शो करेगा, और वो कहां रहेगा? बिल्कुल सेंटर पे। इधर आपके पास 0 और अच्छा ये 0, तो यहाँ 30 और यहाँ पर भी 30। दीज आर डिविजन्स, ठीक है? जब आप जॉकी को यहाँ टच करते हो तो ये नीडल इस तरफ डिफ्लेक्शन देती है, ऑन आइदर साइड, एक तरफ देगी। जब आप इसको यहाँ टच करोगे तो नीडल बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे डिफ्लेक्शन देती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वायर पे यहाँ टच करने पे टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्सट्रीम आ रही है नीडल, और यहाँ टच करने पे टुवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम जा रही है, तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑन दिस वायर जहां पर नीडल 0 पे ही रहेगी, 0 को ही टच करेगी। ऐसा होगा ना? Yes, sir. अगर दो डिफरेंट एंड्स के ऊपर नीडल डिफ्लेक्शन दे रही है, इट मस्ट बी, मतलब इट मींस कि सर नीडल गैल्वेनोमीटर तो प्रेजेंस ऑफ लाइक वो करंट ही करते हैं ना। बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ करंट। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये सर्किट बैलेंस हो जाना चाहिए, यानी कि आपको नीडल क्या रीडिंग दे? 0 रीडिंग दे। अभी 0 रीडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से समझो। आप इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखो। यहां आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। अब आप कहोगे कौन सी 4? पहली आर, ये रही। दूसरी एजे। एजे जो वायर है, ये वायर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना? Yes, sir. लेट्स से कि ये वायर एजे, जो पार्ट ऑफ द वायर है एजे, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है R1। तो बेटा जो R1 होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, होगा ना? तो Yes, रेस्ट sir. ऑफ द Yes, वायर sir. की जो रेस्ट ऑफ द वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R2 हो जाएगी। अगर ये लेंथ L थी तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई बेटा? 100 माइनस L। तो यानी R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L के, होगा ना? बेटा इतनी सी वायर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन वायर का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना? No, sir. लेंथ ही वेरी कर रही है ना? जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो लेंथ ही वेरी कर रही है ना? Yes, sir. एक मिनट बेटा। अच्छा, अब क्योंकि लेंथ वेरी कर रही है तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L होना चाहिए।
Yes, sir. क्योंकि इस R1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 का फॉर्मूला बनेगा रो L अपॉन A, और R2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, रो 100 माइनस L अपॉन A, यही बनेगा ना, यही होना चाहिए ना। Yes, sir. तो अगर ये R है, ये X है, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर के साथ आपने जॉकी लगाया है, ये वाली ब्रांच के अंदर जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर कोई भी करंट फ्लो करता हुआ इस ब्रांच में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर है इस पॉइंट पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, वही पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट J पे होगा ना, यानी Vp इज इक्वल टू Vj, तो Vp माइनस Vj इज इक्वल टू 0। इट मींस इस पॉइंट पर देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, सर ये वाली चीजें को वापस बताना जो आपने लास्ट टाइम। अच्छा फिर से समझो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। ये सर्किट बन गया था, इतनी बात तो क्लियर है बेटा। Yes, sir. हमने जॉकी को यहाँ पे टच करा, उसने लेफ्ट एक्सट्रीम दिया मुझे रीडिंग, जॉकी को मैंने डी पे टच करा, उसने मुझे राइट एक्सट्रीम दिया, सर्किट इज ओके, सर्किट चेक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। बोलो Yes, बेटा, sir. ठीक है। अब हम ए से लेकर बी की तरफ जॉकी को स्लाइड कराना शुरू करते हैं। तो जब मैंने ए पे टच किया था तो जॉकी 30 पे आ रहा था, जब मैंने जॉकी को ए से थोड़ा सा आगे लेके आया तो हो सकता है रीडिंग यहां देने लगा हो, फिर और आगे लाए तो यहां देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर वो क्या शो करेगा, 0 रीडिंग शो करेगा। मैंने कहा वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट Q को मान लिया मैंने कि दिस इज द पॉइंट Q ऑन द वायर, जहां पर जॉकी टच करने पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। Yes, sir. जब Yes, sir. गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही बेटा, तो इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q। ठीक है, Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। Yes, sir. इट मींस दिस पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी ये पर्टिकुलर पार्ट जॉकी से इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों बैलेंस हो गए, यानी बेटा R अपॉन R1 विल बी इक्वल टू X अपॉन R2, ठीक है। Yes, sir. लिख सकते हैं ना ऐसा, Yes, sir. Yes, sir. अब आप इस Yes. R1 को क्या लिख सकते हो, रो L बाई ए, तो R अपॉन रो L बाई ए इज इक्वल टू X अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हुआ, रो से रो कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा फाइनल रिलेशन हो गया R by L is equal to X upon 100 minus L. This is your working formula for Wheatstone's bridge, or sorry, meter bridge. R upon L is equal to X upon 100 minus L. सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। एक वायर है आपके पास, इस वायर को जब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके, जब जॉकी के साथ आपने इसको जॉकी से इसके ऊपर स्लाइड कराना शुरू करा, तो जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग देनी बंद कर देगा, ठीक है, वो पॉइंट आपका बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगा। अब इस बैलेंसिंग लेंथ को अगर मैं L मान लूं, तो बाकी बची हुई लेंथ 100 माइनस L थी। यहां आपने लगाया था एक नोन रेजिस्टेंस, यहां आपने लगाया था एक अननोन रेजिस्टेंस। अब इस नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस की रेशियो देख लें, किसके साथ होगा, R अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट,
x अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट। तो आप रेजिस्टेंस लिखने के बजाय डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, R अपॉन L इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L। मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट कराया कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो L बाय A के या इक्वल है रो L बाय A के, इसको करने के पीछे रीजन ये है, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी बता देता बेटा R बाय L बराबर हो जाता है x अपॉन 100 माइनस L के, और ये जो पॉइंट होगा ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी, तो सर्किट बैलेंस हो गया। लेकिन जनरली वाइवा में ये बात पूछी जाती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रिलेशन था वो तो था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, यानी ये तो रेशियो है रेजिस्टेंसेस की। बट आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो ये तो रेशियो रेजिस्टेंसेस की नहीं हुई। तो उसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि रेशियो तो हमने रेजिस्टेंसेस की ही ली, लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होने की वजह से कैंसिल आउट हो गई, किसकी? इसी वायर की, क्योंकि ये जो L और 100 माइनस L है ये किसके थ्रू निकाले हमने? वायर की रेजिस्टेंस के थ्रू। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. नितेश बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? नंदिनी, Yes. तमन्ना क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अन्वेषा, अन्वेषा ये पॉइंट क्लियर था बेटा? Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. समर्थ, यस सर क्लियर है। आर्यन क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आशी, Yes, sir. Clear है। माही, रिया, Yes, sir. Clear। वैष्णवी, Yes, sir. ओके, और नकुल, नकुल कहाँ है? नकुल है? अच्छा चलो ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं, ठीक? इसको यहां से रब कर दो बेटा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखें, चलो मैं फिगर ही बना देता हूं। मान लें कि लेट्स से कि आपके पास ये एक वायर है ए बी, और इसको हमने कनेक्ट करा एक 2 वोल्ट बैटरी के साथ, और ये यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ कनेक्टेड है, और इधर हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा जॉकी के साथ, और बेटा जॉकी जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर थी, तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। आपको अननोन वैल्यू निकालनी है x, ठीक है, जिससे कि ये सर्किट बैलेंस हो जाए, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस था, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये इस पॉइंट पर बैलेंस हुआ होगा, तो आपको अननोन रेजिस्टेंस ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो कितना आसान हो सकता है, वो सिर्फ सीधा सीधा है बेटा, 2/20 इज इक्वल टू x बाय 60 सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2/40 नहीं होगा वहाँ। ओ सॉरी 2/40 होगा, यस 2/40, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस x के पैरेलल में मैं एक 6 ओम रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है,
अगर हम इस x के पैरेलल में एक 6 ओम रेजिस्टेंस लगा दें, then what will be the new balancing length? जल्दी बताएं। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा, देखो पहले ये वाली रेजिस्टेंस 6 ओम नहीं लगी हुई थी, तो 2 ओम 2 ओम x ओम्स 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, यानी बैलेंसिंग लेंथ थी 40 सेंटीमीटर्स। हमने x की वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए ये सर्किट बैलेंस हो जाता। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, R अपॉन L इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L। R कितना था 2, L हो गया 40, x अपनी जगह ये हो गया 60, तो x की वैल्यू आ गई थी 3 ओम्स। आ गई थी? यस सर। अब मैं कहता हूं कि इस x के पैरेलल में मैं एक 6 ओम की रेजिस्टेंस लगा दूं। नाउ व्हाट विल बी द न्यू बैलेंसिंग लेंथ? तो देखो कैसे करेंगे। सर एक मिनट ट्राई करो। हाँ। सर 60 सेंटीमीटर ही होगी। देखते हैं बेटा, देखो तो न्यू फॉर्मूला क्या होगा, न्यू कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला होगा, बैलेंसिंग लेंथ आपको नहीं पता, तो दिस विल बी 2 by L which will be equal to 100 माइनस L ले लेंगे। इन दोनों के पैरेलल को मैं कुछ y कंसीडर कर लूं, तो y अपॉन 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी, 3 थी। तो बेटा 1 by 3 प्लस 1 by 6 इज इक्वल टू 1 by y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो y विल बी इक्वल टू 1 by 2। ओ सॉरी, y विल बी इक्वल टू 2। बट आपने ये बोला था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो नॉर्मली करेंगे पहले। हाँ, मैंने आपको 2 पार्ट्स दिए ना क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट वाज कि एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वो x की वैल्यू उस x की वैल्यू के लिए बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर थी। 50। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा अगर यहाँ 6 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी जाए, तो x की वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए था, हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। उसके पैरेलल में अगर 6 ओम रेजिस्टेंस लगा दूं, तो व्हाट विल बी द न्यू बैलेंसिंग लेंथ? तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी ऑब्टेन्ड ओनली एंड ओनली व्हेन, जब आपको x की वैल्यू पता हो। तो हमने वहां पर करा, y की वैल्यू 2 आ गई, सो दिस विल बी 2 by L इज इक्वल टू 2 by 100 माइनस L। L की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आन्या क्लियर है बेटा? यस सर। आशी क्लियर है? यस सर। अभी जो डाउट था वो वाला डाउट क्लियर हो गया? अभी बेटा किसी ने जो डाउट पूछा था कि हमें क्या करना है, उसको x की वैल्यू निकालनी है या L निकालना है, वो डाउट क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में अब क्या करना था? फिर से समझो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था जब ये सब कुछ नहीं दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x दे रखा था आपको। तो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आपने वैल्यू ऑफ x निकाल दिया, 3 ओम्स आ गया। इतना पार्ट क्लियर है सबको ना? ठीक है बेटा? यस सर। जब x की वैल्यू 3 ओम्स होगी तो ये सर्किट 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस था। अब मैंने आपसे कहा
कि आप इस x के पैरेलल में एक 6 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दो, तो हम 6 और 3 का पैरेलल निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम्स आ गई। नाउ कैलकुलेट द न्यू बैलेंसिंग लेंथ। इट मींस बैलेंसिंग लेंथ इस तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द न्यू बैलेंसिंग लेंथ। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बाय व्हाट वैल्यू द बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट। अब बाय व्हाट वैल्यू द बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 पे था, न्यू इज 50, तो कितने से शिफ्ट कर गया, 10 से शिफ्ट कर गया। ठीक है, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. अच्छा, जल्दी से एक बात बताएं, विद इन 1 मिनट, फटाफट सब लोग अब अपना एक वो देंगे मुझे व्यू। कल सुबह 9 बजे क्या आप सब लोग फ्री हैं? अगर सुबह एक क्लास रखें Yes, sir. Free. इसी के Yes, sir. इसी के Yes, न्यूमेरिकल्स sir, के free. ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे के लिए मैं अलाइन कर एक लिंक आपको भेज दूंगा, और कल हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. तब तक आप व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ें और मीटर ब्रिज को पढ़ें, और कल इसके न्यूमेरिकल्स। ओके सर। ठीक Okay, है sir. बेटा। Thank you, sir. Thank थैंक you. यू सर। Thank you, sir.